नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका समीर सर। अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे टॉपिक को लाया हूँ जिससे क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बार बार आए हुए वीडियो को देखिएगा। कुछ चुनिंदा टॉपिक पे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और आप भी इतना वीडियो देख नहीं पाएंगे यूट्यूब पर। तो ज़्यादातर बुक को प्रेफर करिए, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ों को मैं लेकर के बीच बीच में आता रहूँगा। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे कुछ पदाधिकारियों की। तो देखिए, जैसे विजय मोहन क्वात्रा जो हैं, ये विदेश सचिव बने हुए हैं। आप ऊपर से देखते जाइए। इसके बाद में CAG मतलब जो CAG बने हुए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये 14वें नंबर के हैं और ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये 14वें नंबर के CAG बने हैं। कैग की बात हम कर रहे हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको कहते हैं। वहीं CGA भी एक होते हैं। तो CGA जो अगर आ जाएगा तो सोनाली सिंह को आप लगाइएगा, 26वें नंबर के हैं। ये नंबर नहीं पूछेगा, लेकिन गिरीश चंद्र मुर्मू का क्रम पूछ सकता है 14वें नंबर के। अब अगर बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो ये हैं के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। वहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता, इनको आप लोग जानते होंगे, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन शर्मा है। अभी लेटेस्ट एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका था, इसलिए मैं इसको रखा हूँ। अब आ रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे MV रमन्ना। 49 नंबर के जो हैं उनको, और अभी लेटेस्ट 50 नंबर के जो हैं उनको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि ये कौन है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले 50 नंबर के भी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल 49 और 50 नंबर को कंफर्म करना आपका काम है। करंट अफेयर के इस पार्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आप कमेंट सेशन में बताइएगा। तो आप हमें 49वें और 50वें नंबर के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब अगला 8वें नंबर पे आप देखेंगे भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। तो भैया, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। देख लीजिए, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं ये लोकपाल अध्यक्ष हैं। इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपका मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को बार बार पूछता है। तो आ जाइए 12वें नंबर पे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। और किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पूछ सकता है, संभावना है ये क्वेश्चन बन जाए। तो राजीव कुमार जो हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। तो इनको भी पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को राजीव कुमार को पूछ सकता है। वहीं मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, जिनके आने की संभावना बन सकती है। अगला सवाल 14वें नंबर पे है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। देखिए, इस सवाल बार बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा, हो सकता है सवाल बन जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, 4 शिफ्ट में पेपर होना है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। चारों शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, और ये 8वें नंबर के हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष 9वें नंबर की हैं रेखा शर्मा। आप इन सबको जानते होंगे, कई बार पूछा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, या क्रम लगाने को पूछ लेता है। तो ये 9वें नंबर की हैं, अभी लेटेस्ट जो चुनी गई हैं रेखा शर्मा हैं। आप सब इनको जानते होंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष को बार बार पूछा गया है। 14वें कौन है, 13वें कौन है, फिलहाल 15वें कौन है ये जान लीजिए, NK सिंह। NK सिंह को पूछा जा सकता है।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आप देखेंगे कोई भी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो या यूपीपीएससी का आयोग हो, आप वहाँ वित्त आयोग के अध्यक्ष को पूछ सकता है और ये आर्टिकल पूछता है कि वित्त आयोग का जिक्र भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है या इसके और कितने सदस्य होते हैं। फिलहाल 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष को कई बार पूछा गया है, तो विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं 21वें नंबर के हैं, ये बी.एस. चौहान। बी.एस. चौहान जी क्या हैं? विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं, विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, 21वें नंबर के हैं। इसरो के अध्यक्ष अभी लेटेस्ट बदले गए हैं, यस सोमनाथ हुए हैं, ठीक है, 10वें नंबर के हैं, तो इनको पूछा जा सकता है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार को पूछ सकता है, तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद हैं। आरबीआई के गवर्नर 25वें नंबर के शशिकांत दास हैं। कौन है? शशिकांत दास हैं, ये देखिए। इसके अलावा उप गवर्नर की बात करें तो कभी कभी उप गवर्नर को भी पूछ सकता है। टी.आर. शंकर, एम. राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवदत्त पात्रा, ये उप गवर्नर हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी की, तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सुधा बालकृष्णन है आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी, फाइनेंस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो सुधा बालकृष्णन। क्या है इसका नाम? सुधा बालकृष्णन। तो आप यहाँ देखते हैं संसद टीवी के पहले सीईओ कौन हैं? रवि कपूर हैं। इसके अलावा नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? ये हैं परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग से संबंधित कोई भी सवाल जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी बदली जा चुके हैं, 3रे नंबर की सुमन कुमार बेरी। आपको कमेंट में बताना है कि नीति आयोग के सुमन कुमारी बेरी के पहले कौन अध्यक्ष थे। दोनों अध्यक्ष, पहले और दूसरे को बताना है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में बदले गए हैं, सुमन कुमार बेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये सवाल आ जाए, ठीक है। इन दोनों में से एक सवाल आना चाहिए। अब अगला सवाल है, लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हालांकि ये सब बदलते रहते हैं, तो आप अपडेट जरूर रहिएगा अपनी तरफ से, नहीं तो बाद में देखेंगे तो दिक्कत होगा। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और 17वें नंबर के हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि लोकसभा के जो ओम बिरला अध्यक्ष हैं ये कैवें अध्यक्ष हैं? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा के अध्यक्ष अथवा सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति अभी लेटेस्ट बदले गए हैं, जगदीश धनखड़। तो आप जो राज्यसभा होता है उसके जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा के उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो यहाँ तक आपने देखा। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। तो आप देखिए, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष यानी कि भारतीय प्रेस परिषद जो है इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। वहीं फिक्की के अध्यक्ष को बार बार पूछता है, तो इनको देख लीजिए। फिक्की के अध्यक्ष को बार बार पूछता है, तो फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो हैं संजीव मेहता जी हैं। वहीं सेल के अध्यक्ष हैं शोभा मंडल। अब अगला सवाल जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है वो है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? वो हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। हालांकि बहुत पहले का न्यूज़ है तो पूछना बहुत कम संभावना है, लेकिन जान लीजिए। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष जो हैं हर्ष चौहान हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख जो हैं इकबाल सिंह लालपुरा हैं। वहीं पीटीआई के अध्यक्ष अबीक सरकार हैं। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? अबीक सरकार। वहीं सिडबी के अध्यक्ष को बार बार पूछता है, तो सिडबी का मुख्यालय भी पूछता है, तो लखनऊ में है, गोमती नगर के पास। वहीं सिडबी का जो इस समय प्रमुख अध्यक्ष हैं वह सुब्रमण्यम रेमन, ठीक है, सुब्रमण्यम रमंत है, ठीक है, सुब्रमण्यम रमंत। भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि इनके बारे में पहले बताऊंगा। तो सबसे युवा महिला पायलट हैं और आयशा अजीज की खास बात है ये जम्मू कश्मीर की हैं, जो हमारा अब केंद्र शासित प्रदेश है।
इसके अलावा देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अधिकारी रखने की बात कही गई थी और बहुत हो हल्ला हुआ था। तो ट्विटर के शिकायत अधिकारी हैं विनय प्रकाश, व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी हैं परेश बिलाल, वहीं फेसबुक के शिकायत अधिकारी हैं स्फूर्ति प्रिया। ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं आकाश बनर्जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन कौन हैं? आकाश बनर्जी। अब अगर मैं बात करूं ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष व सीएमडी कौन बनी है? अलका मित्तल। वहीं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष व सीएमडी बनी है माधुरी पुरी बुच। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी पहली कमांडिंग ऑफिसर बनी है वैशाली हिवास। अब अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष को पूछा जा सकता है हर्षवंती बिष्ट। क्या नाम है? हर्षवंती बिष्ट। ठीक है। अब FATF बहुत चर्चा में रहता है कि किसको ग्रे लिस्ट में डालें, किसको ब्लैक लिस्ट में डालें, तो आप जानते होंगे ये सब। तो FATF के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। कौन है? टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष हैं। तो आप लोग FATF से परिचित होंगे। उसके अलावा WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व संगठन के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस। तो टेड्रोस करके याद कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवियर गैरी चेस। बार बार पूछता है इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा नाम है, कठिन नाम है, लेकिन आप लोग पियरे भी याद करेंगे, ओलिवियर गैरी चेस कुछ भी करके याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैक्सिमम संभावना है कि ये सवाल बनता दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये भी सवाल बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद हैं। ठीक है। तो अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के विदेश मंत्री हैं? मालदीव के, और ये 76वें सत्र के अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, महासभा के। अब अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी है कोस्टा रिका की जो हैं रेबेका ग्रीन स्पैन। तो कोस्टा रिका की रेबेका ग्रीन स्पैन जो हैं ये अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी हैं। अब UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है लौरा अल मतरोसी। देखिए लौरा आप याद रख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं लौरा अल मतरोसी, जो कि पहली इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष अर्जेंटीना की फेडरिको बेलेगास हैं। कौन है? अर्जेंटीना की फेडरिको बेलेगास हैं। तो कुछ करके याद कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। अब आयशा अजीज़ की बात करें, ये आयशा अजीज़ दूसरी हैं, जो मैंने ऊपर बताया वो दूसरी हैं। ये हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला हैं आयशा अजीज़। और एक आयशा अजीज़ मैंने ऊपर बताया वो सबसे कम उम्र की भारतीय पायलट हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है। अब अगर हम अगला देखें तो डॉक्टर सारा गिल की बात करें तो पाकिस्तान की जो हैं पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर सारा गिल जो हैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की पहला महिला प्रमुख हैं। ये हैं गोजी ओकोंजो एबिएला। तो कुछ करके ओकोंजो एबिएला करके याद कर लेंगे, लेकिन ख़ास बात है ये नाइजीरिया की हैं, ये सवाल बन सकता है और क्वेश्चन पहले बना भी है। IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक हैं गीता गोपीनाथ। और एक सवाल बनता दिख रहा है मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार आरती प्रभाकर हैं। सवाल बनना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन पढ़ लीजिए। अब अगर बात करें कुछ लोगों का निधन हो गया है तो निधन पे चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे KK। आप KK से परिचित होंगे,
इनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार कनाथ। कृष्ण कुमार कनाथ जो प्रसिद्ध गायक थे, अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको दिल का दौरा पड़ा था, आपने न्यूज़ में सुना होगा। के जो थे बहुत फेमस व्यक्ति थे और ये बहुत बड़े गायक थे और इनका जो है निधन हो गया हाल ही में। अब अगला सवाल बनता है लता मंगेशकर से। तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया और 1989 में, दो चीज़ मैंने निकाला, हो सकता सवाल बन जाए। 1989 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था और 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 2001 में भारत रत्न मिला था। अब अगर मैं बात करूं तो अगले जो व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया, जिसका पूरी दुनिया को अफसोस हुआ, वो है शेन वॉर्न। भाई शेन वॉर्न को कौन नहीं जानता। जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो शेन वॉर्न जैसा बनना चाहते हैं। लेग स्पिनर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे और बहुत सारा इन्होंने विकेट लिया, 708 विकेट लिया और मुथैया मुरलीधरन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके पास है। तो शेन वॉर्न को आप सब जानते होंगे। इनका ड्रीम बॉल था जिसको आप व्हाट्सएप पे खोज भी सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। फिलहाल ये जो हैं एक्सपायर कर गए हैं, मर गए हैं। अभी इनका निधन हो गया है और इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को IPL का पहला खिताब भी जितवाया था। अब अगर बात करें पंडित बिरजू महाराज की, देखिए पंडित बिरजू महाराज से कौन नहीं परिचित हैं। पंडित बिरजू महाराज जो एक कथक नृत्य से संबंधित थे बिरजू महाराज, और 1986 में इन्हें पद्म विभूषण का सम्मान मिला था। ठीक है, अब आते हैं पुनीत कुमार। पुनीत कुमार की बात करें तो कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है पुनीत कुमार का, कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे। अब अगर मैं बात करूं बिपिन रावत की, तो बिपिन रावत जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे और MI-17 यस से ये जा रहे थे और कुन्नूर तमिलनाडु के पास दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनका देहांत हो गया। इन्हें वीरगति प्राप्त हुई फिलहाल, और ये हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे। ठीक है, बिपिन रावत के बाद हम बात करेंगे रमाकांत शुक्ला की। तो देखिए रमाकांत शुक्ला को भी आप लोग जानते होंगे, संस्कृत व हिंदी के लेखिका थी ये। रमाकांत शुक्ला जो हैं ये संस्कृत और हिंदी की लेखिका थी, उससे संबंधित थी। अगर बात करें मन्नू भंडारी की, तो आप लोग देखिए मन्नू भंडारी भी जो हैं ये हिंदी लेखिका थी। मन्नू भंडारी अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनका संबंध हिंदी लेखन से था। अब शिंजो अबे की बात करेंगे। देखिए शिंजो अबे ये कौन थे? जापान के प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। भजन सोपाती जो हैं ये संतूर गायिका थे और इनका भी निधन हो गया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमन का भी निधन हो गया है। एंड्रयू साइमन को हमारे खिलाड़ी हरभजन सिंह ने मंकी कह के बुलाया था एक बार, आपको याद आ गया होगा। तो ये बहुत बड़े ऑलराउंडर थे और इनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से, हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गया। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों पे चर्चा करते हैं। आगामी बैठक की कब कहाँ होगा, सवाल आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में होना है और ये कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। वहीं 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। बहुत संभावना है कि यहाँ से सवाल आए। तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में और 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होगा 2024 में। तो अभी कहाँ होगा? 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में, 2024 में ब्राज़ील में। ठीक है, अब अगर बात करें हैं COP27, तो कल मैंने बताया था COP26 कहाँ हुआ था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज मैं बता रहा हूँ COP27 और COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो सम्मेलन होता है, वो कहाँ होगा। तो COP27 मिस्र में होगा, शर्म अल शेख में, एक शहर है शर्म अल शेख मिस्र के। तो COP27 जो है मिस्र में होगा। कौन से शहर में? शर्म अल शेख में। तो COP27 को याद कर लीजिए, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में होगा। वहीं COP28 की बात करें
तो ये यूएई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। अब अगर बात करें 22वां CSO शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा, तो ये होगा उज्बेकिस्तान में। CSO की बात कर रहे हैं। और अब मैं बात करूं G7 की, तो 49वां और 50वां की बात करूंगा। तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा, जापान में होगा, और 2024 में इटली में होगा। ठीक है। वहीं आसियान कंबोडिया में होगा। इसके अलावा नाटो शिखर सम्मेलन 2022 की मैं बात करूं, तो ये मैड्रिड यानी कि स्पेन में, और 2023 लिथुआनिया में होना है। ठीक है। वहीं नाम शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें, तो ये होगा युगांडा में। ठीक है। अब कुछ उत्पाद है जिसको GI टैग दिया गया। तो मिथिला मखाना है तो बहुत सारा, लेकिन मैं केवल 3 लेकर आया हूँ। मिथिला मखाना ये बिहार का उत्पाद है, और रटौल आम जो बागपत जिला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और महोवा पान जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये 3 चीज़, मिथिला मखाना बिहार से, रटौल आम उत्तर प्रदेश बागपत से, और महोवा पान उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसको GI टैग मिला है। ठीक है। अब जीवन प्रत्याशा की मैं बात करता हूँ। तो जीवन प्रत्याशा पे सवाल बनता आया है, तो देख लीजिए, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जीवन प्रत्याशा की। तो अभी जो लेटेस्ट में भारत का जीवन प्रत्याशा है वो 69.4 वर्ष है। मतलब एक आदमी भारत में या कोई भी व्यक्ति औसत रूप से 69.4 वर्ष जीता है। वहीं अगर इसको मेल में देखें, ये मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला मिला के था, और अगर पुरुषों को देखें तो 68.2 वर्ष जीवन प्रत्याशा है। वहीं महिलाओं में 70.7 वर्ष है। तो पुरुषों का थोड़ा सा कम है राष्ट्रीय औसत से, और महिलाओं का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो भारत का जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष है, मेल का 68.2 वर्ष है, और फीमेल का 70.7 वर्ष है। वहीं केरल में मैक्सिमम जीवन प्रत्याशा है, साथ में दिल्ली में भी सेम। तो राज्यों में अगर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा की बात करें तो केरल और दिल्ली में है। तो राज्यों में सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम जीवन प्रत्याशा कहाँ पे है, अगर सवाल बने तो केरल और कहाँ पे है, दिल्ली में है। वहीं अगर मिनिमम की बात करें कि राज्यों में सबसे कम जीवन प्रत्याशा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। वहीं भारत की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 68 वर्ष है जीवन प्रत्याशा, और शहरी क्षेत्र में 70.7 वर्ष है। ठीक है। तो ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे। फिलहाल जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है ये है कि इंडिया स्तर पर जीवन प्रत्याशा कितना है, तो 69.4 वर्ष, मेल का 68.2 वर्ष, फीमेल का 70.7 वर्ष। राज्यों में मैक्सिमम केरल और दिल्ली में। अब हम बात करेंगे कुछ युद्ध हुआ है उस पर। तो यक्ष संप्रीति एक्सरसाइज संप्रीति यक्ष कहाँ हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। कहाँ पे, बांग्लादेश में, और जेसोर नाम के जगह पर। तो संप्रीति याद करिएगा किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश से। वहीं कारपेट की बात करें, CORPAT कारपेट, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त अभ्यास है, और ये अंडमान सागर हुआ, मलक्का सागर में हुआ। फिलहाल कारपेट किससे संबंधित है, भारत और इंडोनेशिया के ज्वाइंट एक्सरसाइज से। वहीं बोंगो सागर, ये भी ज्वाइंट एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश के बीच, जगह लिखा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। वरुण की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, और कहाँ हुआ है, अरब सागर में हुआ है। ठीक है। कहाँ हुआ है, अरब सागर में। अब अगर हम बात करें खंजर की, तो देखिए खंजर जो है ना, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। वहीं दस्तलिक जो है तीसरे नंबर का है, और ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, और जगह है उज्बेकिस्तान। अब अगर मैं बात करूं लैमिटिए 2022 की बात करें तो भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। वहीं ईस्टर्न ब्रिज 6 जो हुआ है भारत और ओमान के बीच हुआ है। तो लैमिटिए 2022 कब हुआ है, किसके बीच हुआ है, भारत और सेशल्स के बीच, और ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है भारत और ओमान के बीच। वहीं धर्म गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच में हुआ है, यह ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है। अब कुछ और ख़ास चीज़ है जिसको बार बार एग्ज़ाम में पूछता है, सूचकांक। तो देखिए सूचकांक तो मत भूलिएगा, क्योंकि पिछली बार भी जब आप एग्ज़ाम देने गए थे सूचकांक पे सवाल आए हैं, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है यूपी का जहाँ से सूचकांक से सवाल नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 4-5 जो भी होंगे कम से कम लाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। जो बहुत इंपॉर्टेंट उसी को लाया हूँ, क्योंकि याद करना बहुत कठिन हो जाता है।
तो आइए देखते हैं सूचकांक की बात करें तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, तो इसको जारी कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसमें जो है पहले स्थान पर सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। वहीं भारत 131 स्थान पर है। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। प्रथम स्थान पर सिंगापुर और भारत 131वें स्थान पर है। वहीं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसमें देखिए पीस की बात करें तो शांति सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? बर्फ़ में होगी। तो बर्फ़ कहाँ है? आइसलैंड में है। तो शांति सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें आइसलैंड पहले स्थान पे है और भारत में जो है शांति बहुत कम ही है, तो 135वें स्थान पे भारत आ जाता है। ठीक है, 2022 का ये है। तो कुछ चीज़ें यहाँ लिखी नहीं होगी जिसको आप इग्नोर करिएगा। 2022 का वैश्विक शांति सूचकांक लिखा तो है, इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर है, भारत 135 स्थान पर है। अब अगर बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की, तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जो है गैप इंडेक्स 2022 जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये जो है इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है और भारत 135 स्थान पर है। सेम जो है वैश्विक सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड है, भारत 135 स्थान पर है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करें तो इसको जारी कौन करता है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसमें खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत 136वें स्थान पर है खुशहाली में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो भाई प्रेस है तो रिपोर्टर्स कोई होगा, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, भारत बहुत नीचे इसमें चला गया है 150वें स्थान पर। ठीक है, अब अगर बात करें पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की, तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 है, उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। और इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क और भारत है 180वें स्थान पर पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। ठीक है, बहुत पीछे है। अब अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। और इसमें जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत 43वें स्थान पर है। कैवें स्थान पर है? 43वें स्थान पर है। अब विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो इसको जारी करता IMD और जो है इसमें जो है डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत 37वें स्थान पर है प्रतिस्पर्धा में। और इसके अलावा ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इंडेक्स 2022 जारी हुआ है और इसको जारी किया है स्टार्टअप ब्लिंक ने। और इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत 19वें स्थान पर है। तो आप देखेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इंडेक्स 2022 में भारत 19वें स्थान पर है। अगला सवाल है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022, इसको जारी करता है जर्मन वॉच। और इसमें पहले, दूसरे, तीसरे पर कोई नहीं है और चौथे पर डेनमार्क है। फिलहाल भारत इसमें 10वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत 4वें स्थान पर है। ठीक है, चौथे स्थान पर यानी कि 4th स्थान पर है। ठीक है, तो ग्लोबल पावर इंडेक्स 2022 में इसको जारी किया है ग्लोबल फायर पावर और इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है, 4th नंबर पर। इसके अलावा कुछ खास चीज़ है जिसमें इंडिया किस स्थान पर है उसको देख लीजिए। जैसे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में 7वें स्थान पर है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 66 स्थान है, मतलब 66वां स्थान है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 71 स्थान में है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें 85 स्थान पर है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, कई बार आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में भारत 101 पे है और सतत विकास रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इसमें 120वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा। अब कुछ और चीज़ देखते हैं, कुछ दिवस, तिथि या थीम उसका क्या है। तो देखिए इसमें बहुत सारा मैंने लिख दिया है लेकिन कुछ खास ही बताऊँगा। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और इसकी थीम मैंने आगे लिख दी है, और थीम देखिए आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जनसंख्या दिवस की थीम है ये वर्ड ऑफ 8 बिलियन करके, टूवर्ड ये रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल करके है। तो ये वर्ड ऑफ 8 बिलियन करके है। इतना बड़ा थीम याद करने की ज़रूरत नहीं है, खास चीज़ों को मैं बता दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन करके इसका जो थीम है वो है, तो अभी लेटेस्ट है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। थीम था ओनली वन अर्थ। और तंबाकू दिवस की बात करें तो 21 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा थीम लिखा हुआ आप पढ़ते जाइएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। वहीं पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इसका थीम देख लीजिए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हो सकता है पूछ ले। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। इसके अलावा विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 2022 को मनाया गया। और इसका जो थीम है ये इम्पॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, मतलब ज़मीन के अंदर जो अदृश्य जल है उसकी बात कर रहा है। और उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो ये 15 मार्च 2022 को मनाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, आप सब जानते होंगे। और इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, तो जेंडर इक्वलिटी टूडे फॉर ये सस्टेनेबल टुमारो करके है। तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो करके है, ये इम्पॉर्टेंट है इसका थीम। विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया गया। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर करके इसका थीम है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अब अगर बात करें प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। और इसके अलावा बात करें विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर 2021 को मनाया गया। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंड इनइक्वलिटीज इंड एड्स करके इसका थीम है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2021 को मनाया जाता है। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। इसके अलावा विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, मतलब कह करके आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हम देखेंगे पुरस्कार के बारे में, तो कुछ प्राइज है जिसको बार बार पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को, तो ये दिया गया गीतांजलि श्री को। तो गीतांजलि श्री जो है ये एक लेखिका हैं और ये अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। टॉम ऑफ सैंड के लिए, मतलब रेत समाधि, और इनकी बुक जो है गीतांजलि श्री की टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है अंग्रेजी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने। तो ये सवाल बन सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार बात करें तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को, और मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को। बुक लिख दी है, आपका मन करेगा पढ़ लीजिएगा, आने की संभावना कम है। अगला सवाल है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ये मिला है मेघा मजूमदार को। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये सवाल बन सकता है 2020 के लिए असमिया कवि नीलमणि फूलन जूनियर को, और 2021 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को। तो ये जो दामोदर मावजो वाला 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? 57 नंबर का था, तो दामोदर मावजो को। ये किस भाषा के उपन्यासकार हैं? ये हैं कोंकणी भाषा के उपन्यासकार। अब अगर बात करें बुकर प्राइज़ 2021 की, तो बुकर प्राइज़ जो है 2021 डेमन
गलगुट को दिया गया। तो ऊपर बुकर प्राइज़, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ की बात किए थे हम, जो गीतांजलि श्री की बात कर रहे थे, आप देख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैन बुकर पुरस्कार ये था, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था, और ये है बुकर पुरस्कार 2021। तो डेमन गलगुट और तो बुकर प्राइज़ की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो ये फिर से देख लीजिए, डेमन गलगुट को दिया गया। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और इनके बुक का नाम है द प्रॉमिस। तो ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए सवाल बन सकता है बुकर प्राइज़ 2021 किसे दिया गया, इनके बुक का क्या नाम था, या मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, इनके बुक का नाम क्या था। ये दोनों नहीं भूलेंगे आप। तो इसके अलावा शेख जायद बुक प्राइज़, देखिए शेख जायद जो है बुक प्राइज़ ये ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया। इनके बुक का नाम था अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। तो शेख जायद बुक प्राइज़ ताहिरा कुतुबुद्दीन को। सरस्वती सम्मान 2021 31वें नंबर का है और ये दिया गया रामदरस मिश्रा को, और ये मराठी उपन्यासकार हैं। तो रामदरस मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान 2021 31वें नंबर का दिया गया। इनके कविता संग्रह का नाम था मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। वहीं व्यास सम्मान 31वें नंबर का असगर बजाहत को दिया गया। महाबली इनके बुक का नाम था। तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं 31वें नंबर का बिहारी सम्मान जो दिया गया पुरस्कार 2021 के लिए, मधु कांकरिया बुक हम यहाँ थे, और ये राजस्थानी लेखक हैं। अब अगर बात करें इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 की, तो ये दिया गया नितिन राकेश और जेरी बिंड को। इसके अलावा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड कौशिक बसु को दिया गया। अब आते हैं गांधी शांति पुरस्कार। देखिए मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जिसको आने की संभावना ज़्यादा है। तो गांधी शांति पुरस्कार पूछा जा सकता है। अभी लेटेस्ट दिया गया है 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान के राजकुमार हैं। वहीं 2020 के लिए बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को, जिन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी शांति पुरस्कार आप जान लेंगे किसको दिया गया है। तो ये ओमान के सुल्तान और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। अब इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो प्रथम नाम के संस्था को दिया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बिहान और नव अग्रवाल नाम के दो बालकों को दिया गया है। वहीं नेशनल मंडेला नोबल शांति पुरस्कार 2021 अजय शर्मा को दिया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक की बात करें तो 3 भारतीयों को दिया गया 2021 के लिए, युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। ये युवराज सिंह वो नहीं है जो क्रिकेट खेलते हैं, ये दूसरे हैं। तो युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद को संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात मैं करूँगा। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, ये 12 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने? 12। तो इसमें कुछ खास हैं जिनको जान लीजिए, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन। इसके अलावा आप इसमें याद रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे मिताली राज, सुनील छेत्री। फिलहाल अगर आप याद कर सकते हैं तो सबको याद कर लीजिए, मैं सबके नाम गिना देता हूं। तो नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, RP श्रीजेश, अवनी लेखना, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज इंडियन क्रिकेटर हैं, तो अभी रिटायर हो गए हैं, तो इनका नाम आप भूलिएगा नहीं। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह। तो कुछ खिलाड़ियों के नाम आप नहीं भूलेंगे, नीरज चोपड़ा, इसके अलावा मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह, इन सबको आप नहीं भूलेंगे। वहीं अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 35 व्यक्तियों को दिया गया है। और इसमें शिखर धवन, भवानी देवी, हरमनप्रीत सिंह इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। तो देखिए नोबेल प्राइज़ को मैंने लिख तो दिया है, आपका मन करेगा तो पूरा याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैं जो आपको बताऊंगा वो साहित्य का नोबेल प्राइज़ जिसको बार बार पूछा जाता है, और शांति का नोबेल प्राइज़ जिसको बार बार पूछा जाता है। तो वैसे भौतिकी का लिखा हुआ है, आप 3 व्यक्तियों को मिला है, आप पढ़ लीजिए। रसायन का 2 व्यक्तियों को मिला है, चिकित्सा का 2 व्यक्तियों को मिला, और शास्त्र का 3 व्यक्तियों को मिला। तो जिसको मैंने लिख दिया आप पढ़ लेंगे, बशर्ते जो मेन है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, और ये कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार बन सकता है आपके एग्जाम का क्वेश्चन। वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार
मारिया रेसा जो फिलीपींस की हैं, और दिमित्री आंद्रेयेचिव हैं, मुरादेह पूरा नाम है, तो ये जो हैं रूस की हैं। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरादेह जो हैं ये रूस की हैं, और मारिया रेसा फिलीपींस की। इनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये दो आप नहीं भूलेंगे कि साहित्य का किसे मिला, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, तंजानिया के हैं, और शांति का मारिया रेसा फिलीपींस की, और दिमित्री जो हैं रूस की। तो कुल मिलाकर के ये दो चीज़ है जो आप नहीं भूलेंगे। हालांकि पूछ तो कहीं से भी सकता है, आप इसको एक बार इसी पर पॉज करके वीडियो को रीडिंग मार लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में मैं इतना ही बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और कल एक वीडियो में जो बचा खुचा होगा अगर, तो उसमें से ऐड ज़रूर करना चाहूँगा। और अगर नहीं तो आप एक काम करिएगा, खेल बचा हुआ है तो खेल को आप धीरे से देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या बचा हुआ है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।